जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट की इनविजिबल लाइन को क्रॉस कर लोगे, आपके अकाउंट से डायरेक्टली 2000 रुपए कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये 2000 रुपए का ब्रेकडाउन मैं तुम लोगों को आगे देता हूँ, पर एयरपोर्ट इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे कानून तक नहीं चलता। इनके अपने खुद के कानून है, यहाँ पे रेसिज्म भी अलाउड है, इवन रेसिज्म के तो खुद के कानून है। अगर आप लोगों का थोड़ा सा रंग काला या फिर आप थोड़े से मोटे हो चुके तो आप लोगों को एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। जबरदस्ती एयर होस्टेस के मुंह पे मेकअप पोता जाता है जिससे वो सुंदर लग सके, और ऐसी काफी सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर उससे पहले तुम्हें एक बहुत जेन्युइन बात बताऊं कि तुम्हारी टिकट का प्राइस लिटरली आधा हो जाएगा अगर हमारी सरकार और ये एयरपोर्ट वाले और ये एयरलाइन वाले हमें लूटना बंद कर दे तो। तुम लोग ऐसा समझो कि एयरपोर्ट एक ऐसा मॉल है जिसके अंदर जाने के तुमको पैसे देने पड़ते हैं, और इस मॉल को जो भी खरीदता है वो कुछ ही सालों के अंदर कंगाल हो जाता है। विजय माल्या से लेकर रतन टाटा तक दोनों ने एयरलाइंस के अंदर अपने हाथ जला रखे हैं। विजय माल्या के किंगफिशर का तो सबको पता ही है, बट अभी टाटा एंड सन्स के विस्तारा को भी एयर इंडिया को बेचा जा रहा है लॉस के अंदर। एयरपोर्ट और एयरलाइन का धंधा एक श्रापित धंधा है। इस धंधे में इतना ज्यादा लॉस है, फिर भी हमारी सरकारें और हर बड़ा बिजनेसमैन इसके अंदर हाथ डालने के लिए तैयार बैठा होता है, और उसका रीजन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पर उससे पहले ये समझो कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी एयरपोर्ट को बनाना नहीं चाहता है। एयरपोर्ट को बनाने में लिटरली 15 से लेके 30,000 करोड़ रुपए लग जाते हैं। अभी नोएडा के अंदर जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका सिर्फ एस्टिमेटेड बजट 30,000 करोड़ है, वो उससे भी ज्यादा जाने वाला है। और एक बार अगर ये 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। आपको बार बार रेनोवेशन करवानी पड़ती है, एयरपोर्ट को चलाने में बहुत खर्चा आता है। एक साल में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को चलाने के 4000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आ जाता है, और उनका प्रॉफिट पता कितना होता है? लिटरली 40 करोड़ रुपए। और मैक्सिमम टाइम ये एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस लॉस के अंदर ही ऑपरेट कर रही होती है। आप 30,000 करोड़ की एफडी करवा दोगे ना, तब इससे ज्यादा रिटर्न्स आ जाएंगे। तो जब हमारी सरकार ने एयरपोर्ट बनाया और दबा के लॉस करना चालू कर दिया तो उनको एक चीज समझ आई कि भैया हम तो प्रॉफिट बना ही नहीं सकते हैं, तो उन्होंने बिजनेस वाले सेंस के अंदर एयरपोर्ट्स को प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया। अभी एयरपोर्ट्स को सरकार और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलकर चलाते हैं। जो भी सिक्योरिटी या फिर कंट्रोल रूम होता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि कल को प्लेन हाईजैक हो सकते हैं या फिर काफी सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जो सरकार अपने अंडर ही रखती है। और जो भी बिजनेस रिलेटेड सारी की सारी चीजें होती है कि कितना पैसा किस प्लेन से लिया जाएगा या फिर किस पैसेंजर से कितना पैसा लिया जाएगा, वो सारा का सारा बिजनेस ओनर्स देखते हैं। और ये लोग आपसे पैसा तब कमाना शुरू कर देते हैं जब आप लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे तक नहीं हो। ये लोग एयरपोर्ट के आसपास की सारी जमीनों को खरीद के रखते हैं और वहां पे महंगे महंगे बिलबोर्ड्स लगवा देते हैं। और ये चीज मानी जाती है कि जो भी लोग प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं उन लोगों की स्पेंडिंग पावर ज्यादा होती है उनसे जो लोग ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो एयरपोर्ट के आसपास बिलबोर्ड्स लगे होते हैं वो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट बिलबोर्ड्स होते हैं। तो आप लोगों को रास्ते में एड्स दिखा के पैसा कमाया जाता है, प्लस में आसपास के एरियाज को रेंट आउट किया जाता है, होटल्स को और कैफेज को। पर ये तो सारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया ना। अभी डायरेक्ट इनकम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप लोग अपनी किसी कैब या फिर कार से एयरपोर्ट के सामने जाके रुकोगे, आपसे 350 रुपए ले लिए जाएंगे। और कुछ कुछ केस के अंदर अगर आप बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हो तो वो पार्किंग चार्जेस 650 रुपए तक भी जाते हैं। इसका एक सॉल्यूशन कुछ कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर उबर ओला ने डेफिनेटली निकाल रखा है कि उन्होंने आसपास के एरिया को रेंट आउट कर रखा है एयरपोर्ट से खरीद के। तो वहां पे सिर्फ उबर और ओला की टैक्सी खड़ी होती है और उस एरिया को रेंट आउट करने के लिए वो हर महीने के एयरपोर्ट को लिटरली करोड़ों रुपए देते हैं। तभी आपको वहां पे रैपिडो जैसा कोई छोटा ब्रांड नहीं दिखेगा, सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स दिखेंगे। तो अभी तक आप लोग सिर्फ एयरपोर्ट के बाहर तक आए और आपसे 650 की पार्किंग चार्जेस ले ली गई है और आपको एड्स भी दिखा दी गई है। और जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ोगे और अपनी टिकट और आईडी दिखा के अंदर एंटर करोगे तो आपसे 200 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा जो आपकी टिकट के अंदर ऑलरेडी एडेड होता है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी चार्ज। इसके अंदर आप लोग एयरपोर्ट में जितनी भी सिक्योरिटी चेक इन करवाते हो इसका अलग से चार्ज लिया जाता है, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी चेक इन कर रहे होते हैं वहां पे हाईटेक मशीनें यूज होती है और मैन पावर यूज होती है, उसका सारा पैसा आप ही से लिया जाता है। और जैसे ही आप लोग सिक्योरिटी चेक इन करके एयरपोर्ट के अंदर जस्ट एंटर ही करोगे तो आप लोग 3 चीजें नोटिस करोगे। सामने आपको एकदम दिख रहा होगा सिक्योरिटी चेक इन अगेन। बट सिक्योरिटी चेक इन पे जाने से पहले आपको अपनी बोर्डिंग पास को कलेक्ट करना होगा। तो बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए आप लोगों को 5 से 7 मिनट वॉक करना पड़ेगा। और गलती से भी अगर आप लोगों को अपने बैगेज को सबमिट करवाना है तो आपको 10 से 15 मिनट तक ट्रेवल करना पड़ेगा पैदल। वो 10 से 15 मिनट रास्ते के अंदर आपको सिर्फ एक चीज है जो बहुत कॉमन मिलेगी और वो है एडवर्टीजमेंट्स और दुकानें। तो जैसे ही आप लोग अपनी टिकट को चेक करवा के एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो आपका 10 रुपए वाला पानी 150 रुपए का हो जाता है और 15 रुपए वाली पेटीज 200 रुपए की। एयरपोर्ट को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैदल चलो जिससे उनका मुनाफा होगा। आप लोग जितना टाइम एयरपोर्ट के अंदर बिताओगे उतना ही ज्यादा एयरपोर्ट पैसा बनाएगा आप लोगों से। ऐसे ही आप लोगों को सस्टेन करने के लिए इनकम के नए नए तरीके निकालते रहने चाहिए, जैसे मिस नूट्स ने भी निकाले हैं। अभी जैसे ये ऐप है मिस नूट्स, इन्होंने इंडिया के अंदर देखा कि भैया लोगों के पास 1.5 GB से लेके 2-2 GB तक का इंटरनेट है और कुछ लोगों के पास तो अनलिमिटेड भी है और लोग उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज तो कर नहीं पाते हैं, एट द एंड वो वेस्ट हो जाता है। तो अगर वो इंटरनेट आप लोग इनको बेच दोगे तो ये आप
आपको बदले में पैसे देंगे। बस तुम लोगों को इनकी ऐप को इंस्टॉल करने और इनकी ऐप तुम्हारे बैकग्राउंड के अंदर रन होती रहेगी एंड आपका बचा हुआ डेटा अलग अलग वेबसाइट जैसे VPN या फिर प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स को यूज करने के लिए देगी और वो बदले में इनको पैसे देते हैं और वो पैसों में से कुछ परसेंटेज मिसनूर्स आपको दे देते हैं क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म के अंदर। ये आपको मिस्टीरियम टोकन देते हैं जिसको आप किसी भी वॉलेट के अंदर विड्रॉ कर सकते हो और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड जेंजी यूज करोगे तो एक थ्रेशोल्ड के बाद आपकी इनकम डबल हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर यहाँ पे QR कोड भी आ रहा होगा, आप लोग उसको स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। आप 15 मिनट जाके बैगेज को सबमिट करवा के आए, आप 15 मिनट वापिस आए, आप लोग थक चुके हो, आप लोगों को भूख लगी है, तो क्या करोगे? खाना खाओगे या फिर पानी पियोगे। 150 रुपए का पानी है, 600 रुपए का खाना है, जो लेना है ले लो। और ये एयरपोर्ट वाले इन दुकानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं कि आपकी जितनी भी सेल होगी आपको उसके ऊपर हमें चार्जेस देने पड़ेंगे और वो कमीशन चार्जेस के अलावा आपको एक फिक्स रेंट तो देना ही देना पड़ेगा। आप लोगों ने कंफ्यूजन सुनी होगी ना कि यार एयरपोर्ट पे कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। कंफ्यूजन बनाई गई है एयरपोर्ट की तरफ से। वो चाहते आप लोग जल्दी आके वेट कर लो, बस लेट ना आना, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करने वाले उतना ही ज्यादा इनका पैसा बनने वाला है। फिर आप लोग अपने बोर्डिंग पास को कलेक्ट करके आगे जाते हो सिक्योरिटी चेक इन की तरफ, जहाँ पे आपके सारे इक्विपमेंट्स की चेकिंग की जाती है। आपको लिटरली अपने मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, बैटरी, जूते, बेल्ट, ये सारी चीजों को निकाल के अलग से ट्रेस के अंदर रख के स्कैन करवाना पड़ता है। यहाँ पे कोई फालतू चेक इन नहीं होती, इनकी चेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही है। और अगेन ये चेकिंग करने के लिए मैन पावर लग रही है, इक्विपमेंट्स लग रही है, जिसके पैसे ऑलरेडी आपसे लिए जा चुके हैं। जो 200 रुपए स्टार्टिंग के अंदर आपकी टिकट में से काटे गए थे ना सिक्योरिटी चेक इन के लिए, ये वहीं से मैनेज हो जाते हैं। अभी आप लोग सिक्योरिटी चेक इन करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आप लोग लिटरली एंटर करोगे मॉल के अंदर। यहाँ पे आपको 200 रुपए वाली कॉफी 600 रुपए की मिलेगी, 1200 वाली कुर्ती 7000 की मिलेगी। हर चीज का अंधा प्राइस बढ़ा रखा होता है। इस एरिया में जो भी दुकानों के छोटे छोटे खोखे होते हैं ना, उनका रेंट लिटरली 5 लाख से शुरू होता है और 40-40 लाख तक चला जाता है और उसके ऊपर एयरपोर्ट को अलग से कमीशन भी देना पड़ता है। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स जैसे ब्रांड तो सर्वाइव भी नहीं कर सकते, जो लोग 50 रुपए के अंदर बर्गर दे देते हैं, यहाँ पे तो मर जाएंगे वो लोग। बल्कि KFC जैसे ब्रांड जिनके ऑल ओवर द इंडिया प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है, वो भी यहाँ पे प्राइसेस को बढ़ा के बेच रहे होते हैं। पूरे इंडिया के अंदर इनके 150 से लेके 200 के अंदर राइस बाउल मिल जाएगा, पर यहाँ पे वो 450 से तो शुरू हो रहा है। एयरपोर्ट जैसे एरियाज के लिए ये कंपनियां अलग अलग मेन्यूज बना के रखती है और ब्रांड्स के डिफरेंट प्राइसेस तो छोड़ो, यहाँ पे सरकार के रूल तक नहीं चलते। इंडिया के अंदर MRP के ऊपर चीजें बेची जाती है और यहाँ पे जो चीजें बेची जा रही है उस पे MRP ही नहीं है। मैं मॉन्स्टर की एनर्जी ड्रिंक लेने गया था, मुझे 500 रुपए की बेच रही है। मैं हैरान हो गया, मैं क्या दिखा कहाँ लिखा हुआ है 500? उसने घुमा के दिखाया, स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर के ऊपर इन्होंने अपने हाथ से 500 रुपए लिखे हुए और पूरे के पूरे कैन के ऊपर कहीं पे MRP प्रिंटेड ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक के कैंस इंपोर्टेड है। वो इंडिया का सामान नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट करके मंगाया गया है। क्योंकि इंडिया के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप लोग MRP से ज्यादा का सामान बेच ही नहीं सकते हो, बट बाहर की कंट्रीज के अंदर MRP का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बाहर वाले कैंस को 50 से 80 रुपए के अंदर लेके आते हैं और 500 रुपए का बेचते हैं, जिससे मार्जिन निकाले जा सके और वो मार्जिन निकाल के एटलीस्ट रेंट दिया जा सके, क्योंकि 10-10 लाख के तो खोखो का रेंट है वहां का। और ये 500 रुपए के कैन अमीरों को बेचने के लिए नहीं पड़े हैं, गरीबों को बेचने के लिए पड़े हैं, क्योंकि अमीरों को तो फ्री में लॉन्च एक्सेस मिल ही जा रहा है। जो एयरपोर्ट के ऊपर लॉन्च होते हैं उसके ऊपर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से एंट्री नहीं कर सकते हो। आप जब भी क्रेडिट कार्ड खरीद रहे होते हो उसके ऊपर लिखा तो होता है कि साल के 2 डोमेस्टिक लॉन्च मिलेंगे, 3 इंटरनेशनल मिलेंगे, वो होते नहीं है। आप जब भी किसी एक अच्छे एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहां पे सिर्फ प्रीमियम कार्ड एक्सेप्ट होते हैं। जो कार्ड आपने 1000 रुपए या फिर 1500 की फीस देके खरीदे होते हैं ना, वो 2 या 3 एयरपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम अलाउड होते हैं। और अमीरों के पास वो कार्ड होते हैं जिनकी साल की फीस 2500 से ज्यादा होती है और उनको अंदर जाके फ्री का खाना मिल जाता है। और जो लोग फ्री का खाना नहीं ले पाते, ये बाहर की दुकानें उनको एक्सप्लॉइट कर रही होती है। एयरपोर्ट के ऊपर जरूरत का पैसा नहीं कमाया जाता, मजबूरी का कमाया जाता है। आप लोग इतना चल लिए, प्यास लगी है, 150 की पानी की बोतल, आप लोग अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हो, उसके लिए गिफ्ट खरीदना भूल चुके हो, अभी मजबूरी के अंदर फंसे हो, आ जाओ हमारे पास, 1200 की कुर्ती है, 7000 में ले जाओ। और फिर जैसे ही आप लोग इस मॉल को पार करके और अपनी जेबों को खाली करके वेटिंग एरिया के अंदर पहुंचते हो अपने प्लेन का वेट करने के लिए, तो आपको दिखाई जाती है एड, हर जगह पे अनलिमिटेड एड। और अभी कुछ टाइम के लिए एयरपोर्ट ने आपको लूटना बंद कर दिया, आप सिर्फ वेटिंग एरिया के अंदर तमीज से बैठो, क्योंकि अभी बारी आ चुकी है एयरलाइंस की। अभी एयरपोर्ट एयरलाइंस को दबा के लूटने वाला है, क्योंकि एक प्लेन लैंड भी करता है ना, तो उसका कितना वजन है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे देने पड़ते हैं। एक
एग्जांपल लेके चलते हैं। एक प्लेन है बोइंग 747-400ER। इस प्लेन के अंदर एक बार के अंदर 467 पैसेंजर बैठ सकते हैं और इस प्लेन का वजन है 4,12,000 किलो, मतलब 412 मैट्रिक टन। और प्लेन का वजन कितना है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाया जाता है और प्लेन से पैसे लिए जाते हैं। मतलब अगर बोइंग का ये वाला प्लेन सिर्फ एयरपोर्ट पे लैंड भी करेगा ना, तब भी उनको 3,10,703 रुपए एयरपोर्ट को देने पड़ेंगे। और अभी लैंड करके आप लोग उसको हवा में तो वापस उड़ा नहीं लोगे, आप लोग उसको पार्क करोगे और पार्किंग के अलग से चार्जेस लगेंगे। अगर आप लोग 2 से 5 मिनट भी पार्क करोगे तो आपको 2,500 रुपए देने पड़ेंगे। और ये प्राइस डोमेस्टिक फ्लाइट्स के। अगर वो इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आपको और भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप लोगों का प्लेन 2 से 3 घंटे खड़ा रहता है तो उसके चार्जेस अलग है। अगर आप लोगों का प्लेन पूरी रात खड़ा रहता है तो उसके चार्जेस काफी ज्यादा और बहुत ही अलग है। और अभी आप लोगों को कुछ कुछ प्लेन्स के अंदर वाया बस जाना पड़ता है, तो आपकी बसें जब एयरपोर्ट के अंदर ट्रेवल कर रही होती है तब भी आपको उनको चलवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। प्लस में प्लेन काफी ज्यादा ऊंचा होता है और वहां तक पहुंचने के लिए आप लोगों को एरो ब्रिज लगाना पड़ता है और वो भी आपको एयरपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा, जिसके वो 3,000 रुपए अलग से चार्ज करता है। और अभी आता है एक एयरलाइन के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा। आप लोगों की कितनी टिकटें बिकी है एयरपोर्ट को बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। आपके प्लेन में जितनी भी सीट्स है नहीं, आपकी पर सीट के चार्जेस लेते हैं, जो डोमेस्टिक के अंदर कम से कम 550 रुपए होते हैं और जब वो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है तो वो 1170 रुपए तक भी जाते हैं। मान के चलो हमारे उसी बोइंग के प्लेन के अंदर 467 सीट्स हैं और उसके अंदर से हमारी सिर्फ 10 टिकटें बिकी है, तो एयरपोर्ट को उनको पूरी 467 सीट्स का पैसा देना पड़ेगा। और ये प्लेन को खरीदना और चलाना ये भी कोई सस्ता नहीं होता है। मैक्सिमम प्लेन्स को रेंट आउट किया जाता है क्योंकि उनको खरीदा भी नहीं जाता है। जो बोइंग प्लेन की हम बात कर रहे हैं ये 1,33,000 करोड़ का प्लेन है। तो जब इतना महंगा प्लेन है तो उसको रेंट आउट करने के लिए पैसे भी बहुत देने पड़ते हैं। तो ये लोग ट्राई करते हैं कि आप लोगों से ज्यादा पैसा वसूला जा सके। मैं अभी रिसेंटली ट्रेवल कर रहा था तो मैंने विस्तारा की एक टिकट बुक करी थी, कोई 5 से 6,000 रुपए की थी और उनकी प्रीमियम इकोनॉमी की कॉस्ट थी 12,000 रुपए। मेरे को था यार 40 मिनट की फ्लाइट है, 6,000 रुपए कौन एक्स्ट्रा देगा, तो मैंने उनकी इकोनॉमी फ्लाइट बुक कर ली थी। और जिस दिन मुझे फ्लाई करना था उससे सिर्फ 2 दिन पहले मेरे को मेल आता है कि भैया आप लोग अपनी इकोनॉमी टिकट को प्रीमियम इकोनॉमी में शिफ्ट कर सकते हो सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देके। मतलब जो 12,000 रुपए वाली टिकट थी वो मेरे को 8,000 रुपए के अंदर ऑफर की जा रही है क्योंकि इनकी टिकटें बिकी नहीं थी। ये एयरपोर्ट वाले टिकट्स को ऐसे ही सेल करते हैं जैसे इनको लगता है कि भैया पर्टिकुलर फ्लाइट की या फिर पर्टिकुलर रूट की या पर्टिकुलर टाइम की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो ये उसका प्राइस को बढ़ा देते हैं। और जैसे फ्लाई करने वाला दिन पास आता रहता है और इनको समझ आता है कि भैया हमारी 10-15 या फिर 20% टिकटें तो अभी तक बिकी नहीं है, तो ये प्राइस को ड्रॉप कर देते हैं। इनका बहुत क्लियर एजेंडा होता है कि पर रूट के ऊपर प्रॉफिटेबल होना है क्योंकि इनके मैक्सिमम रूट्स ना लॉस मेकिंग के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं। कभी कभी आप लोग एयरपोर्ट पे जाके बात करो तो ये लोग आपको इकोनॉमी से अपग्रेड दे देते हैं बिजनेस क्लास का सिर्फ 2,000 रुपए के अंदर, क्योंकि बिजनेस क्लास में इनको आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी पड़ती है और 1-2 जूस पिलाने होते हैं, जिसके बदले ये आपसे 2,000 रुपए चार्ज कर लेते हैं। इनका बहुत सिंपल सा होता है कि भैया 10,000 वाली चीज को 200 में भी बेच देंगे अगर एंड तक बिकी नहीं होगी तो तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ कुछ घंटों के अंदर प्राइस कभी कभी बहुत ज्यादा अप या फिर बहुत ज्यादा डाउन आ जाते हैं। ये सारी तिकड़म एक एयरलाइन को इसलिए लगानी पड़ती है कि प्लेन को खरीदना या फिर रेंट आउट करना ही एक्सपेंसिव नहीं है, उसको चलाना भी एक्सपेंसिव है। जिस बोइंग के प्लेन की हम लोग बात कर रहे थे, अगर उसको 1 घंटा हवा में उड़ाया जाए ना तो 14,400 लीटर फ्यूल यूज होता है। और अगर आप लोगों को इस फ्यूल की कंजम्पशन को थोड़ा सा भी कम करना है तो आप लोगों को प्लेन के ऊपर से वेट कम करना होगा। तभी ये लोग एयर होस्टेस में सिर्फ फीमेल स्टाफ को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका वेट बहुत कम होता है। एक लड़के की हड्डियां और मांसपेशियों का वेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ गर्ल। एयरलाइन कंपनियां लिटरली 10-10 ग्राम को इतनी ज्यादा वैल्यू देती है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। और जब हर चीज के अंदर इतना सारा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है तो वो पैसा लिया किससे जाएगा? आप लोगों से लिया जाएगा, हम लोगों से लिया जाएगा और टिकट के प्राइसेस को काफी ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया जाएगा। और अगर कोई इतनी महंगी टिकट ले रहा है तो वो सामने एक अच्छा एम्बियंस और सुंदर लोग देखना चाहेगा, तो वो सुंदरता को मेंटेन करने के लिए इन्होंने एयर होस्टेस के लिए कुछ कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं। आप लोगों को चश्मा नहीं लगाना चाहिए, लगा हुआ तो या तो लेजर ऑपरेशन करवाओ या फिर लेंसेज लगा के रखो। अगर आप लोगों का रंग काला है तो सो सॉरी, आप लोग एयर होस्टेस नहीं बन सकते हो। आपको मेकअप का एक स्टाइल समझाया जाएगा और आपको फिक्स मेकअप विद ब्रांड बताया जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर मेकअप मुंह पे पोत के आना ही आना है। आपके बाल कैसे रहेंगे, आपके कपड़े कैसे रहेंगे, आपके कपड़ों के अंदर बॉडी सूट कैसा रहेगा, ये सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं। आपको बॉडी सूट डालना कंपलसरी है जिससे आपकी बॉडी शेप में दिख सके। और अगर आप लोग ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो आप लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर होता तो कंपनी के ऊपर केस हो जाता। बट एक एयरलाइंस का अलग ही कानून है, आप लोग किसी के रंग रूप के ऊपर केस नहीं कर सकते हो। कोई बदसूरत दिखता है तो भैया जॉब नहीं मिलेगी। और जैसे ये एयरलाइंस वाले एक एयर होस्टेस को रोबोट की तरह ट्रीट करते हैं ना, वही ट्रीटमेंट ये आप लोगों को नहीं दिखाते, आप लोगों से छुपा के रखते हैं। सोचो अगर आप लोगों को ये चीज पता चल जाए कि ये एयर होस्टेस के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। आप लोग अपनी सीट के ऊपर बैठ के एक बटन दबा
जाते हो तो एक औरत आपके पास चलती हुई आ जाती है, वो आपको बैठे बिठाए पानी देती है, वो आपको इंस्ट्रक्ट करती है, आपका कूड़ा उठा के लेके जाती है, आपको खाना सर्व करती है। आप लोग वैसे ही औरतों की इज्जत नहीं करते हो। और जब आपको पता चले कि जिस कंपनी के अंदर ये काम करती है वो लोग भी इज्जत नहीं करते, आपने तो गाली गलौज शुरू कर देनी है। हमारे देश के अंदर जितना पारिवारिक सेक्सिस्ट माहौल है ना, उसके अंदर अलग से कानून बनाने पड़ते हैं। हमारा कोई हरियाणा का जाट जाके बोल देगा कि रे छोरी घर जाके बैठ, तो ऐसे नहीं चलता है। आप लोग ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए एयरलाइन कंपनीज को, एयर होस्टेस को ज्यादा रिस्पेक्ट शो करनी पड़ती है, जिससे आप लोगों का माइंडसेट चेंज हो। तो अभी आप लोग जाके प्लेन के अंदर बैठ चुके हो और एयर होस्टेस आपके पास आई है, आपको इंस्ट्रक्ट किया और आपकी हेल्प आउट करके जा चुकी है। और अभी आपका प्लेन उड़ने वाला है और वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में उड़ नहीं सकता है। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से उनके पास इंस्ट्रक्शंस आती है कि वो कब फ्लाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। और ये सारे के सारे कंट्रोल रूम गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और ऑब्वियसली एयरलाइंस को इनसे सर्विस लेने के लिए उनको पे भी करना पड़ता है। तो उसकी छोटी छोटी रिकवरीज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट के अंदर भी एडवर्टीजमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे मैं विस्तारा के अंदर ट्रेवल कर रहा था तो वहां पे जोहो की एडवर्टीजमेंट आई हुई थी, क्योंकि विस्तारा थोड़ी सी प्रीमियम कंपनी है, तो जो भी महंगी टिकट लेके ट्रेवल कर रहा है वो मैक्सिमम बिजनेस ओनर ही होगा। तो बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की वहां पे एड लगी हुई थी। पर एयरलाइन का सिर्फ इतना ही खर्चा और इनकम नहीं है, इनको एक और खर्चा देना पड़ता है और वो है इनके स्टाफ का खर्चा। अगर मैं एक एवरेज के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो भी एयर होस्टेस होती है उसकी सैलरी 30 से 50 हजार से शुरू हो जाती है। और अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हो तो वो लगभग 90 हजार तक भी जा सकती है। और जो पायलट की सैलरी होती है वो 70 हजार से शुरू हो जाती है, वो 3-3 लाख रुपए तक भी जा सकती है अगर आप लोग काफी ज्यादा फ्लाई कर रहे हो तो। अभी समझो आप लोग अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुके हो और अपने बैगेज को कलेक्ट करने के लिए वॉक कर रहे हो। काफी ज्यादा कैलकुलेशन के बाद आपको ऐसी लोकेशन पे ड्रॉप किया जाएगा जहां से आपको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़े, क्योंकि जैसे ही आप लोग अपने बैगेज के लिए पैदल ट्रेवल करना शुरू करते हो आपको एड्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। आप लोगों को कभी कभी 15-15 मिनट दूर छोड़ दिया जाता है जिसको आप लोग पैदल चल के कवर करते हो। उन 15 मिनट्स में से पहले 7 मिनट्स आपको दबा के एड्स दिखाई जाएंगी। और अभी हो सकता है कि आप लोग 7 या 10 मिनट पैदल चल चल के थक चुके, तो क्या करोगे, पानी पियोगे, ले लो 150 रुपए। आपके सामान को भी जान के धीरे धीरे करके निकाला जाता है, जिससे आप लोग ज्यादा देर वहां खड़े रहो और वेट करते रहोगे, भैया मेरा सामान कब आ रहा है। आप लोग खड़े रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, प्यास लगेगी, पानी लोगे। और ये जो सारी चीजें बताई है, यहाँ से भी एयरपोर्ट का मैक्सिमम रेवेन्यू नहीं आता है। इनका 30% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी फ्री एरिया से आता है। जब भी आप लोग इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आप लोगों को एक जोन मिलता है जिसको ड्यूटी फ्री जोन बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं। आप लोग वहां से कोई भी शराब या सामान खरीद सकते हो। यहाँ डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि पर पर्सन 70 हजार से ज्यादा का सामान नहीं खरीद सकते, या फिर हर बंदा 2 लीटर से ज्यादा का शराब नहीं ले सकता, या फिर पर प्रोडक्ट की वैल्यू XYZ अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो ड्यूटी फ्री एरिया होता है यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं होता। और अगर यहाँ से आईफोन लिया जाए तो ये दुबई से भी ज्यादा सस्ता मिलेगा, पर यहाँ पे आईफोन बेचा ही नहीं जाता क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा होता है। ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिससे ड्यूटी फ्री को ज्यादा एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। और कुछ लोग तो यहाँ पे आते ही सिर्फ महंगी शराबें लेने हैं। जब आप लोग एयरपोर्ट से शराबें खरीद रहे होते तब आपको बताया नहीं जाता है कि कुछ देशों के अंदर शराबें बैन है, आप लोग बाहर से लेके नहीं जा सकते हो। हाँ, आप लोग वहां पे जाके खरीद के पी सकते हो, बट अगर आप लोगों ने ड्यूटी फ्री से परचेज किया तो आप लोगों को उस देश के अंदर एंटर करने से पहले बहुत दबा के टैक्स लगने वाला है। और ये मैक्सिमम वही देश होते हैं जो टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। वो लोग चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, यहाँ पे आके खर्चा करें, यहाँ पे आके शराब खरीदे। अगर शराब लेके आ रहे हो तो ये लोग अलाउड ही नहीं करते हैं, या तो वहीं पे रखवा लेते हैं या फिर आप लोगों से डबल टैक्स लेते हैं। और ये सारी चीजें होने के बाद भी एयरपोर्ट फिर भी लॉस में चल रहे होते हैं। सिर्फ वही लोग प्रॉफिटेबल होते हैं जो एयरपोर्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट वाला आदमी अपने पैसे बीच में से निकाल लेता है, पर हमारी सरकार नहीं निकाल पाती। और फिर भी दबा के एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एयरपोर्ट से सिर्फ लोग ट्रेवल नहीं करते, बैगेजेस भी ट्रेवल करते हैं, सामान भी ट्रेवल करता है। प्लेन से कितने सारे सामान को बुलाया जाता है। फेडेक्स जैसी कितनी सारी कंपनी है जिसका सारा का सारा सामान वाया प्लेन आता है। एयरपोर्ट्स आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, इसलिए लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स को बनाया जाता है और चलाया जाता है। और उसके अंदर बिलियनियर्स आते हैं, पूरे ऑपरेशंस के अंदर अपना हाथ डालते हैं, प्रॉफिट को निकालते हैं और चले जाते हैं, और पीछे छोड़ देते हैं सरकार के लिए घाटा, लॉस। बट इस वीडियो से आप लोगों ने सीखा होगा कि एक ही बिजनेस के अंदर कितने सारे तरीके होते हैं पैसा बनाने के। आप लोग किस किस चीज को चार्ज कर सकते हो। अगर आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर धंधा कर रहे हो और कोई पर्टिकुलर चीज को सेल कर रहे हो तो उसको अपसेल भी किया जा सकता है। अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो आप लोगों को काफी सारी नॉलेज मिली होगी कि आप लोग कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हो। और इस तरह से पैसा कमाना इलीगल या फिर स्कैम के अंदर नहीं आता। स्कैम के अंदर आती है बैटिंग, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी।